साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। हाई TDS यानी ज्यादा नमकियात वाला पानी अब पाकिस्तानी ज़राअत को दीमक की तरह खाना शुरू हो चुका है। इस पानी से न सिर्फ जमीन में नाहल होने वाले नमकियात की तादाद बढ़ रही है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जमीन का pH और EC भी बढ़ती जा रही है, जिससे खादों के अखराजात ज्यादा और पैदावार में कमी होती जा रही है। गैर मेयारी पानी के इस्तेमाल से पाकिस्तान भर में 16 मिलियन एकड़ रकबा गैर आबाद हो चुका है। इसमें से 42% हिस्सा पंजाब का, 35% सिंध का, जबकि 25% बलोचिस्तान और सिर्फ 1% KPK का शामिल है। इन रकबों पर किसान अखराजात तो कर रहे हैं, मगर पैदावार ना होने के बराबर है। ज़राअत में टेक्नोलॉजी अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग समंदरों के पानी को प्रोसेस करके कामयाब ज़राअत कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ हाई TDS पानी से ज़मीनें खराब की जा रही हैं, मगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। आज के प्रोग्राम में हम किसानों को बताएंगे कि कलराठी ज़मीनों को ठीक कैसे करना है, हाई TDS वाले पानी को कैसे इस्तेमाल करना है और TDS कैसे कम करने हैं। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसे माहिरीन से करवाएंगे जो आपके खारे पानियों में से मीठा पानी तलाश करना बताएंगे। हमारी ज़री ज़मीनें मुसलसल खारे पानी के इस्तेमाल से बंजर होती जा रही हैं, जिससे पैदावार में कमी जबकि अखराजात में इजाफा हो रहा है। जमीन का कलराठापन बढ़ाने में खारा यानी ज्यादा TDS वाला पानी बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। ज्यादा नमकियात वाले पानी के नमकियात जमीन में जज़ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जमीन सख्त हो जाती है, pH ज्यादा हो जाती है और इस्तेमाल की जाने वाली खादें भी पूरी मिकदार में पौधे को दस्तयाब नहीं होती। जमीन में मौजूद माइक्रोब्स हलाक हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जरखेज मिट्टी बेजान खाक में तब्दील हो जाती है। दुनिया के अक्सर ममालिक में ज़री ज़मीनों को 3 तरीकों से सैराब किया जाता है। सबसे ज्यादा रकबा बारिशों से सैलाब होता है, जिसे बारानी रकबा कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नहरी ज़मीन की बारी आती है और पाकिस्तान में और दुनिया में भी तीसरे नंबर पर जो ज़मीन सैराब होती है वो ट्यूबवेल के पानी से होती है और ट्यूबवेल का पानी ही खारा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन में नमकियात पैदा होते हैं और ज़मीन में कलराठापन आ जाता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद बड़े ममालिक में होता है जहां ज़री मकासद के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। अदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त 12.5 मिलियन एकड़ रकबा ट्यूबवेल के पानी से सैराब किया जा रहा है, जो दुनिया भर में ज़ेरे ज़मीन पानी से सैराब की जाने वाली फसलों का तकरीबन 4.6% बनता है। किसान ट्यूबवेल का बोर करवाते वक्त पानी का टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से खारा पानी जमीन को बेहतर बनाने की बजाय जमीन की तबाही का बायस बन रहा है। जमीन बजाते खुद बुरी या अच्छी नहीं होती, बल्कि जो पानी हम इसको देते हैं वो जमीन की साख्त बनाने या बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है। ज्यादा TDS वाला पानी जमीन में कलराठापन पैदा करता है, जबकि नॉर्मल TDS वाला पानी जमीन की जरखेजी को बढ़ाता है। आइए देखते हैं कि TDS है क्या और नॉर्मल TDS कितना है, ज्यादा TDS कितना है और कौन सा लेवल खतरनाक हद तक जाता है। जमीन की जरखेजी को बरकरार रखने के लिए आबपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के 3 पैरामीटर्स का मुआयना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहला पैरामीटर पानी की EC यानी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि पानी में हल पजीर नमकियात की तादाद कितनी है। पानी में EC का लेवल 1000 से कम हो तो ये पानी हर तरह की फसल के लिए मौजू समझा जाता है। इससे ज्यादा EC से जमीन आहिस्ता आहिस्ता कलराठी हो जाती है। दूसरी अहम चीज सोडियम की हल पजीरी का मुआयना करना है। सोडियम की ज्यादती जमीन को सख्त कर देती है। काबिल इस्तेमाल पानी में सोडियम जज़ब करने का रेशो 6 से 10 के दरमियान होना चाहिए, जबकि तीसरी अहम चीज सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल है। सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा होने से जमीन में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, जिससे जमीन सख्त हो जाती है और पानी जज़ब करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट बाकियात की काबिल बर्दाश्त हद 1.2 से 2.5 के दरमियान होती है।
सॉइल हेल्थ यानी जमीन की सेहत जांचने के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम जमीन की पीएच कहते हैं और जमीन की ईसी कहते हैं। ये टर्म्स हैं क्या और इनका कलराठेपन से क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए इस वक्त माहिर ज़राअत डॉक्टर अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्लाह का। सबसे पहले ये जो दो टर्म्स हैं इनको डिफाइन कर दें और फिर बता दें कि कैसे हाई पीएच और हाई ईसी को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक पहली टर्म है सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन में हल पजीर नमकियात कितने हैं। ठीक है, अगर सॉइल सलाइन है तो इसका मतलब ज़मीन जो है ना उसके अंदर सफ़ेद कलर है, सैलिनिटी। ठीक है, दूसरी टर्म को कहते हैं सोडेसिटी। सोडेसिटी मीन्स के ज़मीन में सोडियम कंटेंट्स कितने ज़्यादा है, जो ज़मीन का काला कलर डेवलप करे। ठीक है, जो सैलिनिटी है इसको हम दूसरे अल्फाज में ईसी कहते हैं। ठीक है, और जो पीएच है हाई पीएच वो सोडेसिटी है। अच्छा, अब इनको अगर नॉर्मल करना हो, पीएच को नॉर्मल करना हो और ईसी को नॉर्मल करना हो तो उसका क्या तरीका है? जी, पीएच को अगर नॉर्मल करना हो तो उसके लिए जिप्सम का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो जिप्सम की जो रिकमेंडेड अमाउंट है या मिकदार है वो डिपेंड करती है कि सॉइल की पीएच कितनी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मेरी ज़मीन का पीएच 9 या इससे ऊपर है तो मुझे कितने बैग्स डालने हैं? आपकी ज़मीन का पहले तो हम टेक्सचर भी साथ टेस्ट करेंगे। टेक्सचर किस तरह का है? अगर आपका क्लेई टेक्सचर है आपको 100 to 120 बैग्स तकरीबन आपको डालने पड़ेंगे जिप्सम के। अच्छा, अगर ईसी की बात करें तो ईसी की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और उसको अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल कैसे करें? जो ज़मीन की ईसी की नॉर्मल रेंज है वो 4 से कम है। अगर 4 से कम ईसी है तो इसका मतलब आपकी ज़मीन नॉर्मल है। आपको किसी तरह की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई अमेंडमेंट उसमें या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे ही 4 से अबव जाती है तो आपकी ज़मीन सलाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो फिर आगे डिपेंड करता है कि कितनी हाई है और कौन सी क्रॉप्स उस पर जो सूटेबल है। इसको ठीक कैसे करना है? करेक्टिव इसको क्या है इसकी? एक तो ये है कि आप इस ज़मीन के अंदर गहरा हल चलाएं, उसके अंदर मीठा जो पानी जो है नहरी पानी वो उसके अंदर खड़ा करें 3 से 4 इंच तक। ठीक है, वो इसलिए करें क्योंकि जो नमकियात हैं वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व होंगे और ज़मीन वो लीच डाउन हो जाएंगे गहरे हल चलाने की वजह से। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट है कि आप इसमें नामियाती मादा ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। वो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बेहतर होगा, उसकी पोरोसिटी बेहतर होगी, ज़मीन में जो पानी है उसकी ड्रेनेज बेहतर होगी और अल्टीमेटली जैसे ही आप कोई उसको पानी लगाएंगे या कोई भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी ज़मीन बेहतर हो जाएगी। ईसी और पीएच का कोरिलेशन क्या है आपस में? ईसी सर अलग चीज़ है, पीएच अलग चीज़ है। कोरिलेशन हम नहीं कह सकते क्योंकि अगर इस कुछ ज़मीनें हैं जिनकी ईसी ज़्यादा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पीएच ज़्यादा हो। ठीक है, कुछ ज़मीनें हैं जिनकी पीएच ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है उनकी ईसी ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी आगे मैनेजमेंट डिफरेंट है दोनों की। जो हाई ईसी वाली ज़मीन है उसकी मैनेजमेंट है कि आप उसके अंदर अच्छा पानी लगाएं। जो हाई पीएच वाली ज़मीन है उसकी मैनेजमेंट है उसके अंदर आप जिप्सम डालें, या एक और भी हल है उसके अंदर आप एसिड भी डाल सकते हैं। अगर दोनों ऊपर हों, दोनों ऊपर हों तो उसका ये हल है कि आप सबसे पहले उसको अपना उसकी सोडेसिटी ख़त्म करें, फिर सैलिनिटी की तरफ। यानी काला कलर और सफ़ेद कलर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, बिल्कुल। उसको हम सैलिनिटी और सोडेसिटी दोनों कहते हैं, सलाइन सोडिक कंडीशंस कहते हैं। चलिए डॉक्टर अबू बकर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हाई पीएच और हाई ईसी दोनों ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी ज़मीन अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, तो कोशिश करें कि फसल से पहले अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएं और रिकमेंडेड तरीके से अपनी पीएच और ईसी को नॉर्मलाइज करें। आबी माहिरीन का कहना है कि खारे पानियों के साथ अक्सर औकात मीठा पानी भी दस्तयाब होता है, मगर हमारे पास वो स्किल्स नहीं होती कि उसको तलाश किया जा सके। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खारे पानियों में मीठा पानी कैसे तलाश किया जाता है, और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक आबी माहिर से जो खारे पानियों में मीठा पानी तलाश करने के माहिर, और आपको ये भी बताएंगे कि वो किस टेक्नोलॉजी के तहत ये काम करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छी पैदावार के लिए नहरी पानी बेहतरीन समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके टीडीएस नॉर्मल होते हैं, पीएच नॉर्मल होता है और इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। तीसरी अज़ाए कबीरा की हामिल खाद पोटाश भी नहरी पानी में मौजूद होती है, इसलिए ऐसे खेत जहां नहरी पानी लगाया जाता हो वहां पोटाशियम खादों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
नहरी पानी कम होने के बायस इस पानी से सारे रकबे को सैराब नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर ये होता है कि ट्यूबवेल का पानी नहरी पानी के साथ मिलाकर खेतों को सैराब किया जाए। इस तरह ट्यूबवेल का नॉर्मल खारा पानी भी किसी हद तक काबिल इस्तेमाल हो जाता है, जो जमीन और फसलों को कम नुकसान पहुंचाता है। माहिरीन का कहना है कि खारे पानियों के दरमियान में भी मीठा पानी दस्तयाब होता है, मगर उसको तलाश करने की जरूरत होती है, यानी हर जगह से मीठा पानी तलाश किया जा सकता है। मीठा पानी तलाश के माहिर इंजीनियर खलील अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके अच्छे पानी को तलाश किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खलील साहब फरमाइएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जो सैकड़ों फुट नीचे से पानी तलाश कर लेती है? अच्छा सर, हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फील्ड विंग पंजाब में ये सर्विसेज दे रहा है कि हम ERM मीटर सर्वे करते हैं। टेरा मीटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनसे हम ERM मीटर सर्वे करते हैं, जिससे 1000 फीट तक जो है ना वो पानी की क्वालिटी डिटेक्ट की जा सकती है कि कितनी डेप्थ में पानी की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी को भी चेक किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपर पंजाब है हमारा पोटोहार रीजन, वहाँ पे जो है ना वाटर अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है कि वाटर अवेलेबिलिटी दस्तियाबी का नहीं पता होता, तो बोर करने से पहले इसकी दस्तियाबी का भी पता। अच्छा, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है कि ये वाला पानी, इसके ये वाला पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक हैं? इसमें हम EC की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ग्राउंड वाटर की, उसके अलावा टोटल डिज़ोल्व साल्ट्स हैं, TDS उसका पता चल जाता है, और इसी से मज़ीद जो एनालिसिस करते हुए SRE और SAR और RSE की वैल्यूज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है। खलील साहब, पानी की क्वालिटी और डेप्थ का भी पता चल जाता है कि किस डेप्थ पे किस क्वालिटी का पानी है? सर, जो बेसिक फंक्शन है वो यही है इसका कि पानी की किस डेप्थ पे कौन सी क्वालिटी है वो पता चल सके। अब क्वालिटी के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि ये वाटर फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है। उसके लिए EC की वैल्यू अगर तो आपकी परमिजिबल लिमिट्स के अंदर आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर है, अगर उससे बियॉन्ड जा रही है तो ये सलाइन वाटर कंसीडर किया जाता है। खलील साहब, मशीन के फंक्शंस बताएं ज़रा, ये कैसे काम करती है? आ जाएं। ये हमारा टेरा मीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वाटर क्वालिटी की एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसमें से करंट पास करवाया जाता है ज़मीन के अंदर से, ये इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इनके थ्रू करंट पास ये दो तारें क्यों लगाई हुई हैं आपने? एक में वोल्टेज है, एक में करंट है। ये जो करीब है ये वोल्टेज की है, ये जो दूर जा रहा है ये करंट पास करवा रहे हैं हम लोग। इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स दूर जाते जाएंगे, 300 मीटर की जो है ना वो वाइड रेंज तक हम इसको लेके जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। किसान भाइयों, अगर आप लाखों रुपए बोर पे लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले यकीनन आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको ये मालूम हो जाए सही TDS वाला पानी किस जगह पे कितनी गहराई में मौजूद है। तो यकीनन ये वाला जो सिस्टम है हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे किसानों के लिए ये सिस्टम तैयार किए गए हैं, तो यकीनन आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। सर, ये फरमाएँ कि किस तरह किसान ये सर्विस आपसे ले सकते हैं? सर, हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं, बने हुए हैं। वहाँ पे जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, वहाँ पे जाके फार्मर्स कांटेक्ट करके इसकी एक सर्वे की फ़ीस होती है 3900 रुपीज़। ठीक है, वो एक पॉइंट के लिए वहाँ पे सर्वे किया जाता है, वो फ़ी बैंक चलान के थ्रू नेशनल बैंक में पे होती है, तो हम उसको सर्विस, यानी सिर्फ 3900 रुपये में आपको ये पता चल जाता है कि आपके इस पॉइंट का पानी ठीक है या नहीं है। जी, और 2 से 3 लाख रुपए जब हम बोर पे लगाते हैं तो बाद में पता चलता है कि पानी ठीक नहीं था, ठीक है ही नहीं था, हमें से सिर्फ 3900 रुपये लगा के आप वो चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक किसान ने मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स चेक करवाने हैं तो वो हर पॉइंट की अलग फ़ीस होगी? जी बिल्कुल, हर पॉइंट की सेपरेट अलग फ़ीस होगी, अलग चलान सबमिट करवाना पड़ेगा उसे। खलील साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मिलियंस ऑफ एकड़्स पाकिस्तान में खारे पानी की वजह से बंजर होते जा रहे हैं। तो ये सारे जो किसान हैं ये बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं, खारा पानी होता है और ज़मीनें ख़राब कर रहा है, तो ये सर्विस क्यों नहीं ले रहे? किसानों को अवेयरनेस नहीं है या पैसे ज़्यादा हैं या क्या वजह है? सर, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारा कनाल वाटर डे बाय डे उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, और हमें कनाल वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। कनाल वाटर फ्रेश वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें फिर वेरिएशंस आ जाती हैं। कनाल वाटर को सप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी खारा है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी मीठा है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने कहाँ पे मीठा पानी रखा हुआ है, कहाँ पे खारा पानी रखा हुआ है।
अब इससे हम लोग तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है ना वो मीठा पानी अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी गहराई पे है, ताकि बोर उतना किया जा सके। उससे आगे तो कुदरत का काम है कि जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती है मीठे पानी की या नहीं मिलती। खलील साहब, ये कितने दिनों का प्रोसीजर है? किसान आपके पास जिस दिन आता है उस दिन से कितने दिन लगते हैं उसको फाइनल रिपोर्ट मिलने में? सर ये आलमोस्ट 1 से 2 दिन का प्रोसीजर हो जाता है। वो इस तरह से कि जिस दिन किसान हमारे डिपार्टमेंट में आता है, ऑफिस में आके रब्ता करता है, हम उसको चलान देते हैं, वो फ़ी पे करता है उसकी नेशनल बैंक में। उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेक्स्ट डे भी जो है ना वो हम उसका सर्वे कंडक्ट कर देते हैं। टोटल 2 से 3 दिन में जो है ना किसान को इसका रिपोर्ट दे देते हैं कि जो है ना उसके पानी की अवेलेबिलिटी और उसकी सलिनिटी के हवाले से कि क्या कंडीशन है वहाँ पे उसकी साइड पे। किसान भैया, ये जो आपको वायर्स नजर आ रही हैं बिजली की, इनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बताता चलूँ कि आपके फार्म पर बिजली है या नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए, इस टेरामीटर को चलाने के लिए ये बैकअप बैटरी साथ रखी गई है। और ये जो तारे हैं ये जस्ट इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जो ज़मीन में ये लगाए गए हैं, सरिया इलेक्ट्रो राड्स लगाए गए हैं, ये सिर्फ इनके करंट पास कराने के लिए है। और इस सेटअप पूरे को चलाने के लिए ये बिजली मौजूद है, बैटरी मौजूद है 12 वोल्ट की। इसलिए अगर आपके फार्म पर बिजली है या नहीं है, ये सिस्टम काम करता रहेगा। खलील साहब, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका सेल्फ बैकअप है, बैटरीज हम लेके जाते हैं साथ में, हमें किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा खलील साहब, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी सिरे से ही मौजूद नहीं है, जिस तरह टोबा टेक सिंह है, हमारा जेलम है और फिर फैसलाबाद के कुछ इलाके हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब है और आगे सिंध में चले जाए तो पूरा हैदराबाद, सक्कर वगैरह, यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद नहीं है। आम तौर पर किसानों का ये तासर है कि क्या इस डिवाइस से वहाँ भी पानी तलाश किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, किया जा सकता है। हमारे डिपार्टमेंट की एक सक्सेस स्टोरी है कि ख्योड़ा माइंस की सराउंडिंग में इसी मीटर से हमने जो है ना फ्रेश वाटर डिटेक्ट किया है। जबकि ख्योड़ा माइंस जेलम में आती हैं तो उसमें वो ज़ाहिर है नमकीन पानी है, लेकिन वहाँ पे भी एक फ्रेश वाटर की पॉकेट मिली, जिसको हमने वहाँ पे रिकमेंड किया, बोर करवाया फार्मर ने, फिर उसका पानी जो है ना उसका केमिकल एनालिसिस भी किया गया, तो बड़ा अच्छा पानी था, फ्रेश वाटर मिल गया। अच्छा, ये जो पॉकेट्स होती हैं ये किस तरह नीचे चलती हैं? अलहदा सेग्रीगेट कैसे होता है? नीचे तो रेत है, तो ये सारा पानी मिक्स नहीं हो जाता? नहीं सर, मिक्स नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुदरत का ये एक निज़ाम है कि ये जो ज़मीनी पानी है उसकी डेप्थ के हवाले से क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है, शैलो डेप्थ पे कुछ और है, मीडियम पे कुछ और है, डीप डेप्थ पे कुछ और है। फिर उसके अलावा कन्फाइंड एक्वाफर्स हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर्स हैं, आर्टिजियन एक्वाफर्स है। तो ये सारी जो है ना ग्राउंड वाटर साइंस है जिस पे जो है ना वो ये बेस करता है, तो ये वाटर की जो है ना वो मिक्स नहीं होता। जी खलील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आप भी ट्यूबवेल का बोर करवाने से पहले ये टेरामीटर से सर्वे ज़रूर करवा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा पानी किस जगह पे कितनी डेप्थ पे मौजूद है, ताकि आप बोर भी उधर ही करें और उसी गहराई पे करें। आपके अखराजात भी कम होंगे और आपको अच्छा पानी भी दस्तयाब होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब खारे पानी को मीठा बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका और दीगर बहुत से ममालिक ज़मीन के खारे पानी को बेहतरीन तरीके से ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने खारे पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल कैसे किया। ट्यूबवेल के खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से गुजारने से इजाफी नमकियात फिल्टर हो जाते हैं और पानी काबिले इस्तेमाल हो जाता है। ये महंगा तरीका है, मगर हुकूमत के ताउन से प्लांट और इसकी कार्ट्रिज मकामी सतह पर तैयार की जाएं तो इस पर लागत में भी कमी आ सकती है। बोर करने से कबल इलेक्ट्रिक गैजेट से ज़ेरे ज़मीन बेहतर पानी तलाश किया जा सकता है और बोर उसी पॉइंट पर ही किया जाए जहां बेहतर पानी मिले। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए इजाफी नमकियात को केमिकल ट्रीटमेंट से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम और सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम के जरिए भी केमिकल ट्रीटमेंट से खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है। ये वो चंद तरीके हैं जो अब दुनिया में खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरगोदा रीजन का ताल्लुक ऐसे इलाकों में होता है जहां जमीन सबसे ज्यादा इस वक्त खराब हो रही है।
पानी का TDS हाई है और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजहर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सॉइल टेस्टिंग लैब से है। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है और हुकूमत के इस हवाले से क्या इकदाम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले बताएं कि इस वक्त जो सरगोदा रीजन की ज़मीनें हैं उनमें कितना ज़मीन ख़राब हो रही है? सर ज़मीन ख़राब होने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि नहरी पानी कम है। नहरी पानी की कमी के पेश नज़र फार्मर्स, हमारे किसान भाई मजबूर हैं कि ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करें। चूँकि हम साल से ट्यूबवेल का पानी चेक कर रहे हैं, ट्यूबवेल के पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। तकरीबन हमारे पास जितने पानी आते हैं 70 to 80% ऐसे पानी है जो ज़मीनों के लिए नुकसानदेह हैं। और ज़मीनों के नुकसानदेह होने की वजह यह है कि उनमें जो नमकियात हैं वो परमिसिबल लेवल से बहुत ज़्यादा है। कितनी है एवरेज, कितनी आ रही है? जी ऐसे है कि हम एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो बेस्ट पानी है ना इरिगेशन के लिए वो हम कंसिडर करते हैं नहर का पानी। नहर के पानी की जो EC होती है वो 240 से 260 तक होती है। नहर का पानी चूँकि दरियाओं से आता है और पीछे ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, ये पानी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अब इससे हम तकाबल कर सकते हैं अपने ट्यूबवेल के पानी का। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल के पानी आ रहे हैं उनकी रेंजेस 3000 4000 EC तक जा रही हैं, जबकि इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर 1000 तक पानी में नमकियात हैं तो वो पानी मौजू है। अगर 1000 से 1250 तक है तो वो पानी दरमियाना मौजू है। हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पानी को आप नहर के पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अक्सर किसान आते हैं और उनकी ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, TDS ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन जो है वो कलराठी होना शुरू हो चुकी होती है या हो चुकी होती। तो इस वक्त कोई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के कि किसानों को गाइड किया जाए या कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जाएँ? ये हमारी जो लैब है बेसिकली ये फैसिलिटी ये तो प्रोवाइड कर रही है कि फार्मर्स इधर आते हैं, अपनी ज़मीन टेस्ट करवाते हैं और हम उनको टेस्टिंग के बाद बता देते हैं कि आपकी जो ज़मीन है इसमें सैलिनिटी का या सोडेसिटी का इशू है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं है कि हम उनको कोई उसकी करेक्टिवनेस के लिए कोई चीज़ दे सकें। ऐसा हमारे पास फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। तो जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं और बड़े लार्ज स्केल पे हो रही हैं, तो फिर क्या करें? वो किधर जाएं इस वक्त? सर मैनेजमेंट है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका जस्ट पता चल जाए कि इसका रीज़न बैक पे ये है तो उसको वो मैनेज कर सकते हैं, उस रीज़न को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एक जिप्सम का अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो ज़्यादातर ज़मीनें जो सोडेसिटी का शिकार हैं, क्योंकि सोडेसिटी एक ऐसा इशू है जो जिप्सम के बगैर ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी ज़मीनों में जिप्सम डालने की ज़रूरत है। तो अगर कोई जिप्सम का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। जिप्सम का कितना खर्चा आता है? सर फी एकड़ डिपेंड करता है कि हमारी ज़मीन जो है उसमें सोडेसिटी का लेवल के साथ तक है। जितनी ज़्यादा सोडेसिटी होगी तकरीबन अगर आप 20 या 30 बैग भी लगा लें तो तकरीबन 200 के लगभग जिप्सम का रेट होगा। तो मिनिमम तो ये कॉस्ट है। बाकी यानी ये 5000 से कम है कॉस्ट? जी 5000 से कम भी है और कहीं में ज़्यादा भी है, ये तो डिपेंड करता है। एवरेज अगर हम 5000 लगाएं तो अगर गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे भी प्रोजेक्ट दे तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर दूसरी एक चीज़ जो है ना जो ये है कि अगर हमारे पास जिप्सम हो भी तो जब तक हमारे पास गुड क्वालिटी वाटर नहीं है तो जिप्सम का भी हमें फ़ायदा नहीं है। सरगोदा में एक ये भी इशू है कि नहरी पानी चूँकि थोड़ा है और ट्यूबवेल का जो पानी है वो ज़्यादातर ख़राब है, तो ऐसे पानी से ज़मीन जो है सोडेसिटी का इशू जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई TDS वाटर जो है इसको किसी तरीके से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है? जी हाई TDS वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है एक हद तक। अगर हाई TDS हैं विद इन लिमिट हैं उसको मिक्स कर सकते हैं। लिमिट क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 1250 तक है तो हम कहते हैं ये पानी जो मीडियम रेंज का है। अब इसको हम नहर के पानी के साथ मिक्स कर लें तो हम इसको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। दूसरा एक तरक्की याफ्ता ममालिक में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो वो जितने भी नमकियात पानी में होते हैं उसको वो निकाल देते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा बागात हैं और हमें पता है हमारे ट्यूबवेल का पानी ख़राब है तो हमें चाहिए कि हम मिक्स करके लगाएं। अगर हमारा बाग नहीं है बाकी फसलात हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छा कुछ जिप्सम के पत्थर भी रखते हैं ट्यूबवेल की होदी में, उससे फर्क पड़ता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बाज़ ज़मींदार ये समझते हैं कि अगर हमने जिप्सम डाल गया तो हमारे सारे मसाइल हल हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है। जिप्सम सिर्फ ऐसे पानी में इस्तेमाल होगा जिस पानी की RSC हाई है। RSC हाई का मतलब ये है कि ऐसे पानी में सोडियम ज़्यादा है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए हम जिप्सम डालते हैं।
तो ऐसे पानी को ठीक करने के लिए जिप्सम की लाइनिंग भी कर सकते हैं आप, ट्यूबवेल में भी पत्थर रख सकते हैं या खेत में भी जिप्सम डाल सकते हैं और ऊपर से आप अपना ट्यूबवेल का पानी लगा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पानी जिनमें हाई RSC का इशू है वहाँ हम जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, ना कि तमाम पानियों में, क्योंकि जिप्सम बजाते खुद एक नमक है। अगर हमारे पानी में सिर्फ EC ज़्यादा है और हाई SAR का या RSC का इशू नहीं है तो हम जिप्सम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़मीन और ज़्यादा सैलिनिटी की तरफ चली जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जिप्सम डालने से पहले ज़मीन और पानी का तजिया लाजमी करवाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी ज़मीन को ठीक करना चाह रहे हैं तो पहले पानी और ज़मीन का तज्जिया करवा लें और जिस नमकियात की कमी या ज़्यादती है उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। आबी ज़खायर को इस्तेमाल करने के हवाले से दुनिया में अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि समंदर का पानी प्रोसेस करके ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाई TDS का इस्तेमाल ज़मीन ने तबाह कर रहा है और हम इसके ऊपर कोई साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इसका TDS नॉर्मल किया जा सके। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में समंदर के पानी को ज़राअत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़रख़ेज़ ज़मीन की पहचान ये है कि उसकी pH 6.5 से 7.5 के दरमियान होनी चाहिए और EC यानी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी 2 से कम होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर 3% के करीब होना चाहिए। ये वो ज़मीनें हैं जो कम खादों से भी बेहतरीन पैदावार दे सकती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसी ज़मीनों का शदीद फुकदान पाया जाता है। हमारे यहाँ ज़मीनों का pH लेवल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पैदावार पूरी करने के लिए खादों के बैग्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जो किसान को खुशहाल बनाने की बजाय इंडस्ट्री को खुशहाल बनाने का सबब बन रही है। आइए देखते हैं कि खादों के बगैर ज़मीन की पैदावारी सलाहियत क्यों ख़त्म होती जा रही है। ज़रूरी मुदाखिल के अखराजात बढ़ रहे हैं जबकि पैदावार कम होती जा रही है, जिस वजह से आज हर किसान परेशान नजर आता है। मगर किसान ने ऐसी प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं जिनसे जमीन की जरखेजी बहाल रह सकती है। आज भी अगर किसान फसलों की रोटेशन करना शुरू कर दें, यानी हर बार एक ही फसल काश्त न की जाए बल्कि मुतबादल फसल लगाई जाए, इंटरक्रॉपिंग यानी एक प्राइमरी फसल जबकि दूसरी सेकेंडरी फसल एक साथ काश्त की जाए, ग्रीन मैन्योरिंग यानी जंतर वगैरह काश्त करके खड़ी फसल पर हल चलाकर जमीन में मिक्स किया जाए, ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ज्यादा pH वाली खादें इस्तेमाल ना की जाएं, जमीन में हल कम से कम चलाया जाए, फसलों की बाकियात को जलाने या निकालने की बजाय जमीन में ही रहने दिया जाए ताकि इनसे नामियाती मादे की मिकदार में इजाफा हो सके। जमीन को सैराब करने वाला पानी खारा ना हो यानी इसका TDS 1000 से कम हो और सोडियम की मिकदार भी कम होनी चाहिए। ये चंद इकदामात हमारी जमीनों को दोबारा से जिंदगी दे सकते हैं। किसान भाई, अगर आपकी ज़मीन की pH ज़्यादा है या EC ज़्यादा है तो यकीनन आपको फौरी तौर पर उसे ठीक करवाना चाहिए, ज़मीन को रिक्लेम करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आखिरी ऑप्शन ये है कि अपनी फसलें तब्दील कर रहे। इस वक्त हमारे साथ माहिर ज़राअत मैम रिजवाना कौसर साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हाई pH पर और हाई EC में कौन कौन सी फसलें होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, फरमाइएगा अगर ज़मीन की pH ज़्यादा है तो वहाँ किसानों को कौन सी फसलें लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी pH तक वो फसल हो सकती है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी pH हाई होती है तो आपने हर दो सूरत हाल जिप्सम की एप्लीकेशन मस्ट रखनी है। यानी अगर आपने एक क्रॉप लगाया उसके बाद उसका वक्फा आता है तब आप उसमें अप्लाई करते रहें ताकि एक कंटिन्यूसली दोनों प्रोसेस आपके साथ साथ रहें कि फसलों का भी आपका मुतबादिल रहता जाए और साथ साथ आपकी ज़मीन भी ठीक होती रहे। तो इसमें pH अगर आपकी है तो आपके पास 2-4 ऑप्शन हैं। आप चावल लगा सकते हैं, ये 9 तक भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सनफ्लावर हो गया, फिर गवार हो गया। अच्छा मैम, अगर EC ज़्यादा हो तो ये बता दें कि कितनी ज़्यादा हो और कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती, यानी उसका बियरेबल लेवल क्या है? बाज़ क्रॉप्स जो है ना, जैसे अबव 4 to 6 तक आप जो है ना गंदम लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 के दरमियान जो है ना आप कलर ग्रास लगा सकते हैं और इसके अलावा बरमूदा ग्रास लगा सकते हैं। फिर इससे अबव 8 से अबव जो है ना आप सफ़ेदे का पौधा
लगा सकते हैं। चाहे आपकी ज़मीन जो है ना इसी ज़्यादा है या पीएच, आपने बस उसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चाहे आप उसमें फॉरेज क्रॉप्स लगा लें, चाहे जैसे गंदम वगैरह इसी वाले हो गए ये लगा लें, तो इसको आपने कंटिन्यूसली रखना है, ताकि क्योंकि जब आप ज़मीन को खाली छोड़ देंगे ना, दोनों सूरतों में आपकी ज़मीन हर साल मज़ीद उसकी हालत जो है ना ख़राब होती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने फसलें बताई हैं, क्या ये टेम्परेरी हल है या इससे आहिस्ता आहिस्ता सॉइल रिक्लेम भी होती है? नहीं, इनके जो सफ़ेदा है ना, इससे तो बहुत ज़्यादा रिक्लेमेशन के यानी स्टेप्स हो जाते हैं। ये एक तरह से कह लें पौधों के ज़रिए रिक्लेम हम कर रहे होते हैं सॉइल्स को। पालक जो है ना, इसमें जो सॉल्ट्स आपके होते हैं ना जज्ब करने की ज़्यादा वो कैपेसिटी होती है, तो वो सॉइल से एक तरह से सॉल्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा जज्ब करते हैं, जिसके साथ आपकी ज़मीन वक्त के साथ साथ वो भी कंट्रोल होता है। जी मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी ज़मीन के साख्त के लिहाज से फसलें लगाएंगे तो यकीनन आप नुकसान नहीं उठाएंगे और आपकी फ़ी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होगी। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मसला काले कलर और सफेद कलर का आ रहा है, जो जमीनों को मुसलसल बंजर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आइए देखते हैं कि काले और सफेद कलर की पहचान क्या है और इस कलर को खत्म कैसे किया जा सकता है। सफेद और काले कलर वाली जमीनों में कौन सी फसलें कामयाबी से उगाई जा सकती हैं। ज़मीन की साख्त की बात करें तो काले कलर की ज़मीन इंतहाई सख्त होती है, जबकि सफ़ेद कलर की ज़मीन कम सख्त होती है। इसके अलावा काले कलर की ज़मीन की सतह काली होती है, जबकि सफ़ेद कलर के ज़मीन की ऊपर वाली तह सफ़ेद होती है। ज़मीन का पीएच बहुत अहमियत का हामिल है। काले कलर की ज़मीन का पीएच 8 से ज़्यादा होता है, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन का पीएच 6 से कम होता है। पानी की जज़बियत के हवाले से काले कलर वाली ज़मीन में पानी जज़ब नहीं होता, बल्कि ऊपर वाली तह पर ही खड़ा रहता है, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन पानी जज़ब करने की सलाहियत रखती है, मगर ज़रख़ेज़ ज़मीन की निस्बत इसमें पानी कम जज़ब होता है। नमकियात की साख की बात करें तो गैर हल पजीर नमकियात काले कलर वाली ज़मीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में हल पजीर नमकियात पाए जाते हैं। ज़मीनी हयातियात ज़मीनी ज़रखेज़ी के लिए इंतहाई ज़रूरी समझी जाती है और काले कलर वाली ज़मीन में ज़मीनी हयातियात बिल्कुल मर चुकी होती हैं, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में ज़मीनी हयातियात नीम मुर्दा हालत में मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी यानी ईसी काले कलर वाली ज़मीन में 16 डेसीसेमन पर मीटर तक मौजूद होती है, जबकि सफ़ेद कलर में 1.1 डेसीसेमन पर मीटर से भी कम होती है। काले कलर वाली ज़मीन का साइंसी नाम असासी ज़मीन या अल्कलाइन सॉइल होता है, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन का नाम तेजाबी ज़मीन या एसिडिक सॉइल कहा जाता है। काले कलर वाली ज़मीन में जो नमकियात पाए जाते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट शामिल होते हैं, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड और सल्फेट वाले नमकियात की ज्यादा मिकदार होती है। काले और सफ़ेद कलर ज़दा ज़मीन की दुरुस्ती की बात की जाए तो काले कलर वाली ज़मीन में हस्बे ज़रूरत जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़मीन की दुरुस्ती का बायस बनता है, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन का हार्ड पैन तोड़कर यानी गहरा हल चलाकर उसमें 2 से 3 दफा 1 से 2 फीट हाइट तक पानी खड़ा किया जाता है, जिससे नमकियात नीचे बह जाते हैं और ज़मीन की मिट्टी नमकियात से पाक हो जाती है। काले कलर वाली ज़मीन में मुआफिक फसलों की बात करें तो चावल, चुकंदर, पैराग्रास, गन्ना, कपास, बाजरा वगैरह ऐसी फसलें हैं जो कलराठी ज़मीन यानी काले कलर वाली ज़मीन में आसानी से उग सकती हैं, जबकि सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में जौ, चुकंदर, कपास, रोड्स ग्रास, टॉल वीट ग्रास, कलर ग्रास, किंग ग्रास, नेपियर ग्रास वगैरह आसानी से उगाए जा सकते हैं। पंजाब और दीगर सूबों के तमाम अजला में हुकूमत की तरफ से किसानों की रहनुमाई के लिए टेस्टिंग लैब्स बनाई गई हैं, जहां ज़मीन और पानी का तज्जिया किया जाता है और किसानों को बताया जाता है कि ज़मीन और पानी में क्या मसला है और इसकी कैसे तस्हीह की जा सकती है। इस वक्त महविश साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक लैब में साइंटिफिक ऑफिसर है। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत किसानों को क्या क्या सहूलियात फ्राहम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, बताइएगा किसानों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं और कैसे किसान आपसे ये सहूलियात ले सकते हैं? बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारी मोस्टली इनकम जो होती है वो एग्रीकल्चर लैंड से होती है। हमारी जो गवर्नमेंट का है उसका बेसिकली एम ये है कि फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इनकम है वो इंक्रीज़ करें।
तो जो लैब जो बनाई गई है, हमारा जो बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उनको डिफरेंट रिकमेंडेशन दे के ताकि वो अपनी क्रॉप्स को जो है वो बेटर ग्रो करें और ओवरऑल जीटीपी में इंक्रीज़ करें। बेसिकली सर हम देते हैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको सैम्पलिंग की एक देते हैं फैसिलिटी, कि हम अपनी जगह लोकेशन हम बताते हैं, हम उनके फॉर्म पे जाते हैं, उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग करते हैं। वो सॉइल की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, यानी कि हम उनको प्रॉपर सॉइल टेस्ट करके देते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी सॉइल की हेल्थ क्या है। आपको पता है बेसिकली जो बेस है वो सॉइल है, उसके साथ साथ इसके अलावा सर हम जो वो वाटर यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे आपको पता है आजकल जो है हमारे नहरी पानी का भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ रही है और मोस्टली लोग जो हैं वो ट्यूबवेल की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, तो हम उनके ट्यूबवेल वाटर की भी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि जो वो ट्यूबवेल का वाटर यूज़ कर रहे हैं वो भी उनके लिए डेफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि वो गुड है कि नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ से कम्प्लीटली अनअवेयर है। तो फर्स्ट फैसिलिटी हमारी क्या होगी कि हम उनको सॉइल का टेस्ट कर देते हैं, सेकंड हम उनकी वाटर टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्ट में क्या क्या चीज़ करते हैं और वाटर में क्या क्या करते हैं? सर वाटर सॉइल में हम उनकी ईसी टेस्ट चेक करते हैं, पीएच टेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर टेस्ट करते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसके अलावा मैक्रो न्यूट्रन एंड माइक्रो न्यूट्रन। इसके अलावा हम जो उनकी प्लांट की लीव्स होते हैं उनको भी टेस्ट करके बताते हैं कि न्यूट्रन जो है लेवल उनकी लीफ ट्री में कितना है, ठीक है। अच्छा, लीफ एनालिसिस का हमारे पास है? जी हाँ, हम लीफ एनालिसिस के भी हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें हम माइक्रो न्यूट्रंस करते हैं, मैक्रो दोनों करते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि सॉइल है ना, अब एक प्लांट ग्रो करा है उसको सॉइल पे हम चेक करते हैं, फिर उसका पानी टेस्ट करते हैं, फिर उसके हम फर्टिलाइजर भी चेक करते हैं। हम हमारे पास डिफरेंट जो अच्छा, है वाटर के कौन कौन से टेस्ट किए? वाटर में सर ईसी होती है, पीएच होती है, एसआर होती है और आरएससी होती है। इसके बेस पे हम उनको बताते हैं कि जो वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ट्यूबवेल का वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो उनके लिए मौजूद है भी कि नहीं है। अच्छा मैडम, ये टेस्ट खासे महंगे होंगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इसको फैसिलिटेट किया हुआ है। एक सॉइल सैंपल की फ़ीस जो है वो 6 रुपये है और एक वाटर टेस्ट की जो सैंपल की फ़ीस है वो 7 रुपये है, और जो फर्टिलाइज़र की फीसेज हैं वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र पे, लेकिन वो अच्छा मैक्रो और माइक्रो दोनों अगर टेस्ट करवाएं तो उसको क्या फ़ीस है? सर वो पर जो आपके लिए न्यूटन जो है वो 550 है। देखिए ना, एक फॉर्मेट जो है वो 14,000 का एक बैग ले रहा है, एक फर्टिलाइज़र का बैग ले रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि उसके बैग में जो न्यूट्रंस हैं या जो उसको रिकमेंड किया गया उसमें पूरी हैं भी कि नहीं। तो आई थिंक अगर वो एक 550 का एक न्यूट्रन का टेस्ट करवा लेगा तो आई थिंक वो अपनी क्रॉप को भी बेहतर देगा और उसको इनकम भी बेहतर होगी। जी मिस महविश, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अगर आप अपनी ज़मीन और पानी का एनालिसिस करके फसलें लगाते हैं और खादें डालते हैं तो यकीनन आपके अखराजात में भी कमी आ सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है जबकि ज़री ज़मीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम होती जा रही है, यानी हमें कम जगह से अब ज़्यादा खुराक पैदा करने की ज़रूरत है और हमारी ज़मीनों को पहले से ज़्यादा ज़रखेज़ होना चाहिए। हम आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं, मगर रकबे के लिहाज से हम कहीं 35वें नंबर पर आते हैं, यानी हमें कम जगह से ज़्यादा खुराक उगाने की ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती से इस वक्त हालात ये हैं कि हमारी मौजूदा ज़मीन भी आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती जा रही है। वजह सिर्फ ये है कि हम खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और खारे पानी के इस्तेमाल से ज़मीनें मुसलसल ख़राब हो रही हैं। ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।